छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं और अब फटाफट से उनके सवाल लेना शुरू करते हैं। काफी कुछ दर्शकों के सवाल जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो रिपीटेटिव ना करें और दूसरा फटाफट से अपने सवाल डालते जाएं ताकि फिर बाद में दिक्कत ना हो। अरमान अली जी का सवाल है, संदूर मैंगनीज में सर प्रॉफिट बुक कर ले क्या? 221 रुपए पर लिए हुए हैं अंशुल भाई इन्होंने। धुमा स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए सर। 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज हो तो स्टॉप लॉस कटेगा। 225 रुपए आपका अपडेटेड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। 225 टूटे तो फिर एग्जिट कर लीजिएगा, नहीं तो तब तक ये पुल बैक है और पुल बैक के बाद नया हाई बनने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। हम्म। एक हमारे दर्शक हैं कुलदीप जी, इनका सवाल है इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में बता दीजिए सर, मिड टर्म में क्या करें? आईओबी डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है, जैसा हमने डिस्कस किया था। फ्लैग 37 पे ब्रेक डाउन आया है, बेरिश फ्लैग का। 23.9 इसका टारगेट है, तो मेरे को नीचे ही लग रहा है। ठीक है। जीत सिंह जी हैं, बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ अंशुल सर, ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन सनोफी, कोलपाल, बजाज होल्डिंग, इनमें एवरेज कर सकते हैं क्या? सनोफी में बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 42.17 टेस्ट हुआ है। अगला टारगेट इसका निकल के आता है 37.14 का, तो सनोफी नीचे लग रहा है। दूसरा कौन सा था सनोफी के बाद? तक कोलगेट, कोलपाल। कोलपाल। एफएमसीजी वैसे भी वीक है, कोलपाल उसमें एक्सट्रीमली वीक है। 3515 पे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था, या ये कह सकते हैं लोअर हाई कंफर्म हुआ था। इसका टारगेट 1663 है, तो अभी धीरे धीरे करके 1663 3500 से 2000 आ ही गया है। 1663 भी आ जाएगा। 50 मंथ मूविंग एवरेज पे 1 2 3 4 5 महीने होल्ड किया और अब फाइनली दिसंबर में उसका ब्रेकडाउन आ रहा है। साइंट लिमिटेड सर, बाय प्राइस है 1270, होल्ड करें या निकल जाएं? सारी 1104 का मेजर सपोर्ट है, या ये कह सकते हैं बाइंग क्लाइमेक्स का तीसरा टारगेट, 1 2 3 चौथा टारगेट था 1104। वहीं पे मल्टी मंथ हो गया है इसको सपोर्ट लेते हुए सिंस अप्रैल। जिस भी दिन 1090 के नीचे क्लोजिंग आई, स्टॉक में काफी तेजी से अगले राउंड की पिटाई स्टार्ट होगी, जिसका टारगेट रहेगा 824 रुपए। 1090 के नीचे 824 रुपए आते हुए दिख रहा है। हम्म, ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सुशील जी का, ये बोल रहे हैं अंशुल सर, ब्रेकआउट कैंडल के लिए व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ट्रेड विद रेस्पेक्ट टू टोटल ट्रेड, 50 to 60% और मोर? थैंक यू एज ऑलवेज फॉर एजुकेटिंग अस। सर मैं डिलीवरी वॉल्यूम नहीं देखता हूँ, क्योंकि अगर ब्रेकआउट आ रहा है और टी टू टी में है तो 100% डिलीवरी ट्रेड होगा। सो नॉट वेरी रेलेवेंट डेटा। इंडियन मार्केट के लिए बहुत रिलेटिव डेटा नहीं है वो। गादिया मीता मैम हैं, गुड मॉर्निंग मैम। जायसवाल नेको, इन्होंने 85.5 पर बाय किया है, किस लेवल पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए या बने रहे इसमें? टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए प्लीज। 10 वीक मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस ले लीजिए, जो कि फिलहाल आ गया है 75 पे, और उसी के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से प्ले करना चाहिए जब तक स्टॉप लॉस नहीं कट रहा है। टारगेट लगाने की जरूरत नहीं है, केवल स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर अभी चलते रहने दें जायसवाल नेको को मैम, और देखिए रिव्यू करते एलटीएफ में, रहिएगा आप एम बीच बीच में फाइनेंस कुछ। में, एलटीएफ में, एम फाइनेंस में, यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस में, जहां भी आप टारगेट लगाए आप जल्दी निकल गए। बड़े बेस का ब्रेकआउट है, थोड़ा सा उसको सांस लेने की जगह दीजिए। 10 वीक मूविंग एवरेज 75 पे, इसके नीचे क्लोज करे तो एग्जिट, नहीं तो जब तक चल रहा है तब तक उसको चलने दीजिए। हम्म, ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यूसुफ सिद्दीकी साहब का, मदरसन पर 119 रुपए पर लिए हुए हैं, क्या टारगेट स्टॉप लॉस रखें? 115 के नीचे क्लोज करे तो एग्जिट, और 140 का स्टॉप लॉस। बहुत स्लो काउंटर है, अब तक 140 आ जाना चाहिए था। ठीक है। जॉय साहब का सवाल है, लॉन्ग टर्म व्यू ऑन टीना रबड़, इन्होंने 1800 रुपए के कुछ 100 शेयर लिए हुए हैं। टिन्ना रबर, यही कल ही मैं टिन्ना रबर देख रहा था प्रीवियस विनर्स रीड करते समय। आप देखो 2021 से
जून 2024 तक का पूरा प्राइस एक्शन देखो, बेस्ट विनर कैंडिडेट टू रीड अगर पढ़ना है तो। और उसके बाद बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ, बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ 1488 पे, और उसका पहला टारगेट 725 जो अभी आया नहीं है, आने के बाद अगला टारगेट खुलेगा 511 रुपए का। तो परफेक्ट स्टॉक है अगर आपको विनर्स रीड करना है। पहला मंथली चार्ट पे करना है तो अक्टूबर 2020 से जून 2024, और वीकली चार्ट पे रीड करना है तो अप्रैल 2021 से नवंबर 2022, और फिर वापस जून 2023 से वही जून 2024। गौरव तिवारी जी हैं। अंशुल जी की बात तो लगभग अब हर जगह चलने लगी है सर। 26,300, 26,400 के ऊपर लगभग 1,500 से 1,800 पॉइंट का मूव आ सकता है निफ्टी में। अब क्या ये धमाका होने वाला है? बैंक निफ्टी का आपका 60,000 का टारगेट हिट हो चुका है। तो काफी क्लोजली देखते हैं गौरव तिवारी जी आपको। अंशुल भाई ये बताओ, अब ये निफ्टी आप कह रहे हो खैर आज सेकंड हाफ में रिकवर हो जाएगी, ऐसी उम्मीद लगा रहे हो आप, लेकिन ये जो 1,500 से 1,800 वाला जो पॉइंट है कि यहाँ पर इतना मूव हमारी निफ्टी दे देगी, सर ये लग रहा है कि ये मतलब 1,500 से 1,800 पॉइंट देने के लिए कोई बड़ा डिप भी लेगी, या ये मतलब अब यहाँ से चलने के लिए तैयार हो रही है, बेस बन रहा है? वापस से 4 दिन के पुल बैक में एफआईआई वापस लंबे शॉर्ट पोजीशन पे चली गई है। 1,54,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है फ्यूचर में, 4,47,900 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है ऑप्शंस में। आज का डे लो जो प्रीवियस डे लो स्वीप हुआ है, प्रोबेबली लेटर हाफ में चल सकता है। बैंक निफ्टी कल हमने डिस्कस किया था कि अगर डाउनसाइड जाती है तो 58,712 का टारगेट रहेगा। 58,737 का लो बना है, 20 पॉइंट से रह गई थी। बट जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना है सेकेंड हाफ में बाउंस बैक आ सकता है। एंड नेवर मैरी अ व्यू, हमेशा ओपन टू फेलियर्स रहिए, क्योंकि ट्रैप्स आपको ज्यादा पैसे देते हैं। एक ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आपको अगर सेकंड या थर्ड गियर में गाड़ी चलाता है तो फील्ड ब्रेकआउट छठवें गियर में गाड़ी चलती है। तो मैं ब्रेकआउट से ज्यादा फील्ड ब्रेकआउट, अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूँ स्पेशली कमोडिटीज या इंडेक्स, मैं ब्रेकआउट से ज्यादा फील्ड ब्रेकआउट प्ले करने में यकीन रखता हूँ। एक सेकंड में आपको इसको समझाता भी हूँ। हम्म, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल। ये निफ्टी में ट्रेड क्या बनना चाहिए था, अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है तो। बिल्कुल दिख रही है अंशुल जी। कौन सा शेयर लगा रखा है, डैन लो? वो मैं माइक्रो कैप के 1,000 करोड़ के नीचे वाले विनर्स रीड कर रहा था, तो अच्छा अच्छा उसमें आ गया। अच्छा। निफ्टी में हमारी बाइंग डेली चार्ट पे यहाँ बननी चाहिए थी। जो एक्चुअल ट्रेड था वो ये था, निफ्टी आपकी चली, ये आपका ऑर्डर फ्लो लेग है, ये आपका स्विंग हम्म हाई बना, ये आपका स्विंग लो है, और ये आपका पहला एफवीजी रेंज है जहां से बाइंग आनी चाहिए। तो इस दिन अगर आप मेरे से पूछते फ्राइडे, तो आई वुड बी वेरी बुलिश कि अगर इस जोन के अंदर, ये जो एफवीजी जोन है, इसमें अगर जहां भी रिजेक्शन बनती है मैं बाई करूंगा इस हाई के लिए। हुआ क्या, हम्म अति उत्साही लोग बिना बुलिश एविडेंस के यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर दिया। उसने क्या किया, डे लो पे जाके क्लोज किया, यानी आपका क्या हुआ, ये बुलिश एफवीजी फेल हो गया। अब जो फेल हो गया, तो अति उत्साही लोग जो यहाँ पे ट्रैप है, इस लो के नीचे आपकी फ्लश आना स्टार्ट होना चाहिए था, क्योंकि यहीं पे एक गैप था तो गैप से बाउंस आना था। अगले दिन खुला यहाँ पे, गैप का बाउंस दिया, बाउंस पे सेल का ट्रेड मिला,
आपका टारगेट खुलता है स्विंग लो, क्योंकि स्विंग हाई और एफईजी फेल हुआ है तो आपका स्विंग लो। जितने अति उत्साही लोग यहाँ पे बिना बुलिश एविडेंस के घुसे हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे बुलिश होना इज अ गुड थिंग, क्योंकि आपका व्यू बुलिश है। बट यहाँ पे जब तक बुलिश एविडेंस बना नहीं है, व्यू होना एक चीज है, ट्रेड होना दूसरी चीज है। इस दिन पे मेरा व्यू, जब मैं सुबह आया था प्री मार्केट, मेरा व्यू एक्सट्रीमली बुलिश था, क्योंकि बुलिश ऑर्डर फ्लो है, बुलिश एफईजी है, इसमें जैसे बुलिश एविडेंस मिलेगा इस हाई के लिए बाई होगा। डे एंड होते होते क्या हुआ, बुलिश एविडेंस नहीं मिला, बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन हुई। अब आखिरी चीज जहां से ऊपर जा सकता है वो क्या बचा, ये गैप बचा। गैप से रिएक्शन आया 15 मिनट के चार्ट पे, इस कैंडल में जो जो ट्रैप एरिया बने थे वहीं से सेलिंग आई। आप देखिए वहां से नॉन स्टॉप 75 मिनट पे दिखाता भी हूं। इस दिन पे आए, जब इस दिन मंडे पे आए हम, तो मंडे पे हमको क्या चाहिए था कि 75 मिनट पे कहा एफवीजी छूटा हुआ है जिसपे से हम सेल कर सकते हैं। 75 मिनट पे ये एफवीजी छूटा हुआ था जहां से सेल कर सकते हैं। पहले ही 3 मिनट में क्या किया, पहले ही 3 मिनट में ऊपर गया और वर्टिकली यहां रिवर्स किया। तो आपको करना क्या था कि जितने लॉन्ग ट्रेडर्स ट्रैप हैं अब उनके स्टॉप लॉसेस कटना स्टार्ट होंगे, तो आपको फ्लश सेलिंग मिलती हुई दिखेगी। आपको इस कैंडल पे शॉर्ट करना था, छोटा सा आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस था 36 पॉइंट का। शाम होते होते आपको मूव कितनी मिल गई, 172 पॉइंट की। व्यू होना एक चीज है, ट्रेड होना दूसरी चीज है। व्यू बुलिश था, आए बुलिश एविडेंस नहीं मिला, अति उत्साही लोग ट्रैप हुए, जैसे ही वो ट्रैप हुए उनके फ्लश सेलिंग में हम उल्टी साइड का ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिए। तो एक चीज है व्यू, एक चीज है ट्रेड। व्यू बुलिश था, वो फेल हुआ, जैसे ही फेल हुआ हमने ऑपोजिट साइड ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक है। ये आपने एक नई टर्म निकाली, अति उत्साही। अच्छा लगा अंशुल जी। लेकिन सर, होता क्या है ना, बाजार उत्साह में ला ही देता है। और जब आदमी थोड़ा सा मतलब स्टडी में घुसता है तो कई बार उत्साह में आ जाता है। लेकिन हाँ, ये सब गलतियां कह लो, या ये कई बार स्टॉक मार्केट की नेचर कह लो कि हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो बोलो। मैं एक अति उत्साही आदमी को जानता हूँ जिसने आईआर भी लिया था। अच्छा। हाँ, वो मैं भी जानता हूँ उनको, बाय चांस। और अब मेरे ख्याल से जितने अब दर्शक तो देख दुनिया रहे होंगे, जानती जो है। आपको रोज सुनते हैं, जो आपको रोज सुनते हैं, वो भी जानते हैं कि वो आईआरबी लेने वाले शख्स कौन है। अ, अच्छा, जो नए लोग जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं, वो शख्स हमारी स्क्रीन पे मेरे साथ ही बैठे हैं। हमारे अंशुल जी ही हैं वो। तो अंशुल जी की एक चीज यही मुझे अच्छी लगती है कि ये केवल मतलब अगर किसी पे गुस्सा आ रहा हो या खराब पैटर्न हो गया हो, तो प्रिंसिपल जैसे होता है ना कि सख्त हो जाता है, तो वो बच्चों पर, टीचर पर तो सख्त होता ही है, किसी कभी कभी वो अपने पर भी सख्त हो जाता है। वो कहता है मैंने भी गलती की, हटाओ, मैं अपने को भी डांटता हूँ आज। तो कोने में ले जाके वो अपने को भी डांटता है। तो ये चलो अच्छी चीज है। एक अगला सवाल हमें मिला है, यूनिमैक एरोस्पेस का व्यू दे दीजिए। पिंटू कुमार जी पूछे, सर एंट्री ले सकते हैं क्या इस पर? यूनिमैक एरोस्पेस आईपीओ के बाद से कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है, बाउंस बैक में लोअर हाई बना है। जैसे ही 850 आईपीओ का लो टूटेगा, करीब करीब 600 का टारगेट खुलेगा। स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग है, इवेंचुअली मोर देन 75% चांसेस है कि 850 का अपना लो तोड़ेगा। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर, स्ट्राइकर के नाम से आईडी बना हुआ है। पूछ रहे हैं, सर ओरिएंट टेक, इसमें एंट्री ले सकते हैं क्या? ओरियंट टेक नहीं, आज बाउंस बैक है, 2280% वॉल्यूम राइज है, 9.8 मिलियन का वॉल्यूम है। बट बाइंग का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। डेड कैट बाउंस है, डेड कैट बाउंस में प्रोबेबली ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करने जाएगा तो 426 तक जा सकता है, बट बाइंग जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अंजलि, आपके यहाँ पर टेक्निकल में बड़े अच्छे अच्छे नाम होते हैं, डेड कैट। मतलब इसमें बेचारी कैट का क्या दोष था, डेड कैट क्यों कर दिया उसको? ये तो सर मैं भी पढ़ते समय सोचता था कि डेड कैट बाउंस क्यों कहा जाता है इसको। मरी हुई बिल्ली बाउंस थोड़ी करती है। हाँ, मतलब ये डेड कैट का क्या मतलब, क्या लॉजिक है? आपने तो पढ़ा होगा लॉजिक नहीं सर। पता।
लॉजिक कहीं बुक में दिया नहीं था, बट जितना उस समय तो एआई भी नहीं था कि इतना रिसर्च की जा सके, बट हाँ, हर बुक में पैटर्न यही लिखा है, डेड कैट बाउंस, जब बहुत तेजी से बाजार गिरता है। बल्कि इसको मार्क मिनर भी नहीं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि गिरते समय दो चीज होती है, स्टॉक, सभी स्टॉक गिरते हैं, टेनिस बॉल बाउंस बैक कर जाती है और नए हाइस पे चली जाती है, और एग्स जो है वो फूट जाते हैं। तो आपका स्टॉक एग है या टेनिस बॉल, ये गिरावट में नहीं पता चलता, गिरावट के बाद रिएक्शन पे पता चलता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, नेवर बाई ऑन डिप्स, बाई ऑन रिएक्शन आफ्टर डिप। अगर वो रिएक्शन टेनिस बॉल वाला है, बाई कीजिए, नया हाई मिलेगा। अगर वो अंडे वाला है तो वहीं फूट के रह जाएगा, जैसे रेलवे, डिफेंस, प्रोबेबली ये प्रीवियसली एचईजी, ग्रेफाइट, ये सब अंडे प्रूव हुए कि मार्केट ने नया हाई वहां से मल्टीपल टाइम्स और नए ऑल टाइम हाई बना लिए। ये अभी भी 40-50% नीचे थे। तो रिएक्शन डिपेंड करता है, जैसे क्यूपिड में नीचे आया भी, लेकिन रिएक्शन बहुत शैलो था, वहां से फिर क्यूपिड नया ऑल टाइम हाई आराम से बना रहा है। तो क्यूपिड अगर आपको स्टडी करना है, आप स्टडी कीजिए मंथली चार्ट पे, जनवरी 2000, जून 2023 से मार्च 2024, वर्टिकल राइज, उसके बाद फॉल, जो कि 130 रुपए से 55 रुपए तक आई थी, लेकिन मंथली चार्ट पे देखिए कितनी शैलो और ऑर्डरली फॉल थी। और इसके बाद से टेनिस बॉल एक्शन जिसको कहेंगे, 1 अप्रैल 2025 वाली कैंडल, ये क्लियर टेनिस बॉल एक्शन था। और वहां से देखिए अप्रैल 2025 का हाई था 79, और आज का हाई है 499.95, यानी 531% राइज इन जस्ट 1 2 3 4 5 6 7, 8वें महीने में, 7-8 महीने में 500% राइज। तो इसी पीरियड में आप देख लीजिए कि रेलवे डिफेंस ने क्या किया, इसी पीरियड में आप देख लीजिए क्यूपिड ने क्या किया। तो ये मेजर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ है। इसीलिए एक्स को छोड़ दीजिए और टेनिस बॉल में वापस से पैसा लगा दिए। गिरते समय सब गिरते हैं, गिरने के बाद क्या रिएक्शन आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि पैसा लगाना है कि नहीं लगाना है। बिल्कुल ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं कुंजू बिहारी जी, ये पूछ रहे हैं कि सर वेदांता में 450 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं 1 साल के लिए, अभी कोई व्यू है क्या? अभी एक अच्छा वेदांत रिटर्न तो इनको मिल रहा है अंशुल भाई, वेदांता में ले लें या अभी रुकना है? वेदांता प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए सर, जब पुल बैक इनटू 20 या 50 मूविंग एवरेज आएगा 530 540 की जोन में, तब री एंट्री देखेंगे। फिलहाल तो अब नहीं बन रहा। वीकली चार्ट पे नॉन स्टॉप इस स्विंग में वेदांता 51% चल चुका है। तो अब मैं प्रॉफिट बुकिंग, लगभग टाटा स्टील छोड़ के सारे मेटल स्टॉक्स में फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। ठीक है। आप एचईजी की बात करते हो ना, आज क्वेश्चन भी एचईजी पर आ गया अंशुल भाई। प्रीति अग्रवाल जी हैं, इन्होंने 599 के लिए हुए हैं और रिव्यू कराना चाहती हैं आपसे एचईजी पर। अंशुल भाई, देखिए स्टॉक, मतलब एचईजी तो आपने बिल्कुल याद होगा, आपको तो रोज स्तर भी याद रहते होंगे। एचईजी 555 550 का स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। 617 निकला, बड़े वॉल्यूम के साथ मूविंग एवरेज अगर पास रहा, मतलब नियर मूविंग एवरेज ब्रेकआउट आता है 617 का विथ हैवी वॉल्यूम्स, तो ही एक मिस एडवेंचर कर सकते हैं ऑल टाइम हाई के लिए। नहीं तो ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो फिर स्टॉप लॉस भी आपको टाइट रखना पड़ेगा। तो ये वो ब्रेकआउट नहीं है जो मैं प्ले करना चाहूंगा, बट अगर ले ही चुके हैं तो 617 का ब्रेकआउट है, 550 आपका स्टॉप लॉस है। जियो फाइनेंस, इस पर सुपर डीकेएम करके एक आईडी बना हुआ है, इनका सवाल आया है, सर क्या करना है? ये 6 महीने से कुछ नहीं हो रहा और अगले 6 महीने भी कुछ नहीं होगा। ये हमने जून में ऑलमोस्ट देखा था कि मूव कंप्लीट हुई है। अब यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन जरूरी है। तो जून से हम इससे हटे हुए बैठे हैं, और अभी फिलहाल जब तक और 6 महीना पूरा बेस नहीं कंप्लीट करता है तब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं है स्टॉक में। अगले 6 महीने भी ये ऐसा ही पड़े रहेगा। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं सर, यस बैंक, भारत भरत जी हैं, यस बैंक में क्या करना है अभी? यस बैंक फिलहाल 2090 दिख रहा है, और 2090 टूटता है तो फिर 1865, बट 2090 के आसपास डिसाइड करेंगे क्या करेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक है, वो रेडिंगटन में पूछ रहे हैं, राजेंद्र ठाकुर जी, इन्होंने 300 रुपए के लिए हुए हैं। अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए इस पर, रेडिंगटन पर? रेडिंगटन फिर 300 रुपए के पास फेल हुआ है, 249.50 पहला टारगेट है। और इस बार अगर नहीं प्रोटेक्ट हुआ 249.50,
तब फिर इसमें लंबे से सेलिंग आएगी। 229 इनिशियल टारगेट रहेगा, और 229 टूटा तो 173, तो इन ऑल अभी 249.50 आ रहा है। वो मेक और ब्रेक लेवल है, और मोस्ट लाइकली वो ब्रेक कर ही देगा। साक्षी जी का सवाल ले लेते हैं। अनंतराज 600 रुपए के लिए हुए हैं, नाटको फार्मा 920 रुपए के लिए हुए हैं। बाउंस बैक कहां तक जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए? नेटको फार्मा नेटको फार्मा शॉर्ट टर्म में तो कोई ट्रेड नहीं है, बट रखे रहिए। 949 950 की जोन जिस दिन टूटेगी, वापस से 1050 से लेके 1200 का पहला टारगेट रहेगा। और नेटको फार्मा ऐसा लग रहा है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे बॉटम आउट हो चुका है, तो यहाँ से लॉजिकली 2-3 साल में आपको ऑल टाइम हाई के ऊपर एक्सटेंशन लेके 2000 तक के टारगेट मिलने चाहिए। तो 950 निकलने के बाद शॉर्ट टर्म तेजी बनेगी, और लॉन्ग टर्म तेजी ऑलमोस्ट बन ही चुकी है। तो अंजुल जी, इसको रडार में डाल लो। जब 2000 का टारगेट दे रहे हो 950 के ऊपर, नेटको मतलब फार्मा कि तो नेटको फार्मा तो मैं रेगुलर ही बता रहा हूँ कि आपको एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। ग्लेनमार्क, एक नेटको फार्मा फार्मा स्पेस में, और एक बायोकॉन फार्मा स्पेस में, ये 3 स्टॉक्स 2-3 साल के लिए आपको बढ़िया से एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। महीना 15 दिन जब भी पैसा आता है, थोड़ा 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 करके। फार्मा बीइंग ए डिफेंसिव स्पेस, बहुत बड़ा कैपिटल नहीं जाना चाहिए, बट हाँ, ये स्टॉक वो है जिसको आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। हम्म। एक हमारे दर्शक हैं सोमनाथ जी। इनका सवाल है जेके टाइप पर। पहले तो गुड मॉर्निंग सोमनाथ जी। फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या मिड टर्म के लिए? अंशु भाई देखना, इसका एक चीज थी। इसके ना दो ही प्लांट हैं, मतलब एक इंडिया में काम करती है, एक मैक्सिको में काम करती है। मैक्सिको के साथ हमारा टैरिफ का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन इनकी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैक्सिको में इनका खुद का प्लांट था, तो टैरिफ का कोई फर्क नहीं पड़ना। उल्टा ये तो फेवरेबल है कि जिसका प्लांट उस देश में है तो उस पर तो टैरिफ कोई लगेगा नहीं। तो सीधी सी चीज है, बाकी देशों पर टैरिफ लग गया तो जो प्लांट वहां से प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी तो बिक्री पूरी हो जाएगी। तो जेके टायर के लिए कोई ट्रिगर बनना है क्या? अब मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि जो प्ले था छोटा सा 502 से लेके लगभग 543 वाला, उसका हाई 522 बन चुका है। तो 543 तक का एक छोटा सा मूव बचा है। मेरा इंटरेस्ट आएगा 543 के पास, अगर टाइट रेंज डेवलप करता है राइट साइड में, तो फिर 700 750 तक के लिए प्ले बनेगा। तो यहाँ से 543 जा सकता है। 543 के अराउंड अगर टाइट प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर ये लॉन्ग टर्म चार्ट पे बड़ा ब्रेकआउट दे देगा। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। आज मैं वैसे अंशुल जी, आज ना मैं 11:15 बजे करीब आपसे स्टॉक एक्सरे में आप ही के कुछ शेयर, फॉर एग्जांपल अदानी वाले दो तीन, और आईओसी, गेल, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, रिलायंस, इन सभी पे बात करूंगा। तो जिन दर्शकों के सवाल है ना, वो अभी थोड़ा सा होल्ड कर लें। सभी सवालों को हम डिस्कस करेंगे कि भाई रेंज में है मार्केट, भी रेंज में ही फंसा हुआ है और ये शेयर भी रेंज में फंसे हुए हैं। कौन कौन से शेयर हैं जो 2026 में रेंज तोड़ पाएंगे, तो ये सारी बातें होंगी हमारी। स्वराज इंजन पर सवाल है गुलजार अंसारी साहब का। 3850 रुपए के लिए हुआ इन्होंने, इसमें क्या करना है सर? नेशनल एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम नेशनल एल्यूमिनियम में आप केवल 290 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। जिस दिन ट्रिगर हो, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। करंट स्विंग में ही 79% चल चुका है 21 वीक्स में। फ्रेश बाइंग तो नहीं बनती है। जिसके पास है 290 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा ले। नहीं अंशुल भाई, नालको चलो ठीक है, नालको पे भी सवाल था, मैंने इसको वो नहीं कराया। लेकिन इनका सवाल स्वराज इंजन पर है। स्वराज इंजन 3850 के लिए हुए इन्होंने, इस पर क्या करें? स्वराज इंजन बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है। बाइंग क्लाइमेक्स इसका हुआ है 3852 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, जिसका टारगेट 2454 रुपए है। जितनी जल्दी निकलेंगे उतना कम लॉस करेंगे। अच्छा, और स्टील कास्ट 213 के लिए है सर, इसमें क्या करें? स्टील कास्ट स्टील कास्ट में स्टॉप लॉस ले लीजिए। क्लोजिंग बेसिस 199 का। 199 के नीचे क्लोज करे तो एग्जिट कर लीजिए, जब तक 199 प्रोटेक्टेड है। एक बार के लिए बाउंस बैक में 230 मिल सकता है, वहां पे एग्जिट करने की कोशिश करें। ठीक है।
अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर एक सुपर चैट पर, जो सवाल है श्याम सोनी जी का। इन्होंने लिखा है टोलिंस टायर 193 की इनकी बाय प्राइस है, 6 महीने के लिए ये रख सकते हैं, क्या करें सर? टोलिंस टायर बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन आ रहा है, और जो 157 का ब्रेकडाउन था उसका भी टारगेट 112 है, और आज के सेशन में ऑलमोस्ट 130 के नीचे बेरिश फ्लैग कंफर्म हो जाएगा। उसका टारगेट भी लगभग 110 112 रहेगा, तो 110 112 आते हुए दिख रहा है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर अपोलो टायर पर। सर अपोलो टायर में क्या करना है? अपोलो टायर नॉट वेरी अट्रैक्टिव, ब्रेकआउट पॉइंट के पास आके ऑलमोस्ट फेल हो रहा है। अपोलो टायर अगर आपको लेना अगर है तो एग्जिट करने की सोचिए, लेना ही है तो 540 निकल के स्ट्रक्चर कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद बाई बनेगा। फिलहाल तो ऑलमोस्ट फेल काइंड ऑफ कैंडिडेट दिख रहा है। 480 टूटने के बाद एकदम तेजी से स्लाइड करेगा 420 की तरफ। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं ऑल इन वन के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है, कोपरान में पूछ रहे हैं सर ब्रेकआउट आया है क्या? 153 का बाय किया हुआ है इन्होंने। कोपरान में छोटा सा फ्लैग ब्रेकआउट है, कल परसों भी हमने डिस्कस किया था कि 148 के ऊपर अगर निकलता है 164 हम्म। 173 तक बढ़िया बाउंस बैक आएगा। वीकली चार्ट पे 12 मिलियन का वॉल्यूम था, और डेली चार्ट पे इनिशिएशन कैंडल का वॉल्यूम 9.6 मिलियन था, 5489% वॉल्यूम राइज। तो 164 173 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो आज ही कल लगेगा। एक हमारे दर्शक हैं शिव के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है, शिव विश्वकर्मा जी। टाटा मोटर्स के बारे में पूछे हैं, लेकिन इन्होंने पीवी और सीवी नहीं पूछा। वैसे अंशुल भाई सवाल दोनों पर ही आ जाते हैं अक्सर, तो दोनों बता दीजिए, सीवी और पीवी में। टीएमपीवी टीएमपीवी 365 का पहला रेजिस्टेंस था, वहीं अटक रहा है। अगर निकला तो 378, बट इवेंचुअली 378 के बाद 320 का टारगेट अभी खुला हुआ है। और टीएमसीवी पे सेम 406 का सपोर्ट है, 405 का क्लोजिंग बेसिस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। 405 रुपए के नीचे क्लोज करेगा तो फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग गहराएगी। और वीकली चार्ट पे 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूस अप वीक हो चुके हैं, तो अब स्टॉप लॉस बहुत टाइट कर लेना चाहिए। ठीक है। एनएचपीसी 465 शेयर लिए हुए हैं, बहुत लंबे लंबे आईडी बना रखे हैं लोगों ने। दया शंकर जी हैं आई थिंक, इन्होंने 99 के लिए हुए हैं, क्या करें सर? 75 के नीचे जिस दिन भी क्लोज किया, अगला टारगेट इसका खुला हुआ है 46 रुपए 25 पैसे का। प्री बजट रैली अगर 4 5 दिन में बनी थी, कल फिजल आउट हुई है। अगर कंटिन्यूड रहती है, आपको कहीं भी 80 82 भी मिल जाता है तो भी निकल जाना चाहिए, या 75 के नीचे क्लोज करे तो भी निकल जाना चाहिए। दोनों केस में 46.25 का टारगेट पोस्ट बजट आना चाहिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर, अभी भी बाय कर सकते हैं क्या? इस पर हम विस्तार से बात करेंगे सर आज। थोड़ा सा ये एक एक दो दो मिनट लेके सभी शेयरों पर बात करेंगे, आप अभी थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। टाटा टेक वाले भी अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाए, इस पर भी बात करेंगे। और सवाल हमें मिला है एक पेट्रोनेट एलएनजी, सर इस पर क्या करना है? पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पे भी पुल बैक एक्सटेंड कर सकता है 289 301 और 304 जोन तक, बट पुल बैक में एग्जिट कीजिए। नीचे अभी भी 228 का टारगेट खुला हुआ है बाइंग क्लाइमेक्स का। हम्म। नदीम खान साहब पूछ रहे हैं एनबीसीसी 124 में है और टीवीएस 3700 पर लिया है। एनबीसीसी तो अंशुल भाई हमने लास्ट वीक भी बात की थी, आपने कहा था कि अगर पीएसयूज में सबसे अच्छा लग रहा है तो एनबीसीसी लग रहा है। 116 रुपए चल रहा था उस समय, ये 124 में ले लिया इन्होंने। अब ये नहीं पता मुझे कि उस अभी लिया इन्होंने एक दो दिन में, या पुराना इनका 124 का पड़ा हुआ है, क्या करें सर? 116 17 से चला है, 130 तक जाना चाहिए था। कल 125 85 का हाई बना, यानी 4 रुपए केवल रह गए थे। अब 4 रुपए कमाने के लिए वापस से इतना लंबा स्टॉप लॉस नॉट वेरी गुड। अगर है तो 115 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर 130 मिले तो एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है। टीवीएस में क्या करें सर? 3700 रुपए का लिया हुआ है, टीवीएस एक साल रुक भी मोटर्स सकते हैं।
टीवीएस मोटर का खेल खत्म हो चुका है। जब हमने 2300 रुपए से बाई देना स्टार्ट किया था, अब 3600 रुपए आ चुका है। अगर आपको रहना ही है टू व्हीलर स्पेस में, तो बजाज ऑटो में ऑलमोस्ट ब्रेकआउट बन रहा है। 9254 का ब्रेकआउट है। आज भी अच्छी बुलिश कैंडल है एट 1020 वीक, मंथ एंड डे मूविंग एवरेज। तो डे, वीक, मंथ तीनों एकदम नीचे खड़े हुए हैं लॉन्च पैड की तरह एक्ट करने के लिए। 9255 के ऊपर क्लीन ब्रेकआउट है 11240 के टारगेट के लिए। तो अगले 6-8 महीना, एक साल अगर मेरे को टू व्हीलर या ऑटो स्पेस में रहना है, आई वुड प्रेफर हीरो मोटो और बजाज ऑटो। हीरो मोटो में बुलिश एविडेंस मिलने का वेट करना है। बजाज ऑटो में प्रीएम्प्टिव चाहे तो यहीं पे ले लीजिए, और कंफर्म चाहिए तो 9254 के ऊपर ब्रेकआउट है। तो ये दो स्टॉक के अलावा ऑटो स्पेस में भी और कोई नहीं बहुत अच्छा दिख रहा है। हम्म। एक सवाल हमें मिला है एचयूएल पर। सर, एचयूएल में क्या करना है? इन यूनिलीवर एक्सट्रीमली वीक काउंटर है, मेरे इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। पूरा एफएमसीजी पैक ही नहीं है, बट हिंद यूनिलीवर में 2255 का जिस दिन ब्रेकडाउन आएगा, 2064 का पहला टारगेट खुलेगा। कोई ऊपर का भी है कि अगर ऊपर इसके नीचे ऊपर निकला तो ये ऊपर जाएगा? ऊपर फेल्ड ब्रेकआउट है, 2600 के ऊपर ब्रेकआउट फेल किया था, उसका लिक्विडेशन का पहला टारगेट आया है 2080। फिर पुल बैक में 2691 गया है। अब जिस दिन ब्रेकडाउन देगा, पुल बैक पे मेजर रेजिस्टेंस 2377 के आसपास मिलेगा, वहां एक्चुअली पे अंशुल जी, अगर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इसमें क्योंकि आपके शायद हो सकता है चार्ट में या ज्यादातर चार्टिस्ट के चार्ट्स में ये एडजस्टमेंट नहीं हुई हो। क्योंकि अभी इनका पिछले मंथ ही या इस मंथ के शुरुआत में ही, इस मंथ के शुरुआत में जो क्वालिटी थी, क्वालिटी आइसक्रीम वाली, उसका डिमर्जर हुआ था, तो उसका शेयर का एडजस्टमेंट हुआ है इसमें, जो कि ये 200-250 रुपए गिरा था उसी दिन। तो वो चार्ट आई थिंक आपको शायद गैप डाउन दिखा रहा होगा एक। आप देखो, आई थिंक 5 दिसंबर या 14 दिसंबर के आसपास की बात है। एक बार देख लीजिए पांच चार्ट पर। 5 दिसंबर का ऐसा ट्रेडिंग व्यू ने एडजस्ट कर दिया उस दिन। 85 रुपीज डाउन क्लोजिंग दिखा रहा है, 250 नहीं, मतलब एडजस्टमेंट हो गया है। अच्छा, और ठीक है। पोस्ट एडजस्टमेंट 2255 अगर टूटता है तो 2064 और 1804, ये दो टारगेट अभी खुले हुए हैं 2255 टूटते ही। अच्छा, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट ले लिया उसके बाद गिर रहा है, फिर कोई बात नहीं है, फिर तो ठीक है सर। एक सवाल मिला है हमें नैन्सी जी का। ये बेलराइस के बारे में पूछ रही है, 182 पर बुक करें या होल्ड करें अभी भी? अच्छा चल गया बेलराइस तो। 172 का स्टॉप लॉस लगा के 199 तक के लिए वेट करना चाहिए। हम्म। नैन्सी एक जी हमारे रोज दर्शक अपने हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा ईटीएफ बाय कर सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ नैन्सी जी रोज अपना बेल राइज लेके आ जाती हैं। तो अच्छी बात है ना शॉर्ट, अंशुल भाई। नहीं नहीं, पैसा मतलब स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें वो ज्यादा अच्छी बात है सर। सवाल तो रोज पूछ ही लेती हैं, बस स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें। लास्ट टाइम मेरे को याद है कौन सा काउंटर था, इन्होंने नहीं किया था स्टॉप लॉस मेंटेन। नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट लास्ट टाइम इन्होंने नहीं किया था, तो उस गलती से सबक ले लें तो ज्यादा अच्छा है। शॉर्ट अच्छा, टर्म के लिए इन्होंने तो वैसे कोई मैं इनके सवाल का, एक मिनट अंशुल भाई, इनके सवाल का थोड़ा सा एक्सटेंशन ले लेता हूँ जब आपको इतना ही याद है इनके बारे में। इन्होंने लिखा है कि डेली पर 10 मूविंग एवरेज से भी अब काफी ऊपर है, 4 ग्रीन कैंडल हो गई हैं और न्यू ईयर आ रहा है, कहीं प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए। तो अंशुल भाई, प्रॉफिट बुक करना है तो करवा ही दो, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं सर, सवाल सवाल देखिए इनका, अगर मैं सम अप करूं तो सवाल ये है कि मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उनको चाचा कहता। तो पहले चाची की मूछें निकलने दीजिए, वो निकलेंगी 172 के नीचे, तब चाचा कहेंगे। तो या तो 172 टूटे तो स्टॉप लॉस कटे, या 199 जाए तो प्रॉफिट बुक करें जहां टारगेट है। मुझे लगता है इज नॉट अ गुड ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान वो है जहां पे आपका स्टॉप लॉस है, टारगेट है, स्ट्रक्चर है, लॉजिक है। अगर सारी चीजें हैं तो ट्रेडिंग प्लान है। नहीं, आज अच्छा लग रहा है एलटीएफ में, मुझे लग रहा था यहाँ टॉप बना, मुझे लग रहा है वहां टॉप बना, हर कोई निकलता गया, वो 300 रुपए पहुंच गया। तो एनी डे होप एंड मुझे लगता है इज नॉट ए गुड ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान आपका रिटर्न होना चाहिए, उसमें कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। ये होगा तो ये करूंगा, ये होगा तो ये करूंगा। इसमें मुझे लगता है या होप, ये दोनों का कहीं स्कोप नहीं होता। इट इज कंप्लीट मैकेनिकल प्रोग्राम। ऐसा हुआ तो ऐसा करूंगा, ऐसा हुआ तो ऐसा करूंगा। तो बुलिश एफवीजी में आएगा, बुलिश एविडेंस पे बाई करूंगा,
बुलिश एफवीजी फेल हुआ, तो अति उत्साही लोग जो घुस गए हैं उनकी जब लिक्विडेशन आएगी तो उसका मैं ऑपोजिट साइड में ट्रैप प्ले करूंगा जो ज्यादा तेज पैसा देता है। तो मेरे ट्रेडिंग प्लान क्लियर है, ये हुआ तो ये करूंगा, ये हुआ तो ये करूंगा, अगर दोनों नहीं हो रहा है तो शांत बैठा रहूंगा। तो कुछ न्यूटन्स थर्ड लॉ की मोमेंटम अगर आया है तो मोमेंटम रहेगा। मोमेंटम लाने का इतना ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास वो मसल पावर है, मनी मसल है कि मैं मोमेंटम ला सकूं। मेरा काम सिर्फ एक है कि अगर कोई एफआईआई या डीआईआई या कोई स्मार्ट प्लेयर वो मोमेंटम लाया है, उसको मैं पूरी तरीके से कैपिटलाइज कर लूं कि वो 170 से 300 रुपए ले जा रहा है एलटीएफ को, तो उसमें अपने 100 200 500 या 1000 2000 शेयर लेके मैं बीच में घुस जाऊं। जब पलट रहा है तो फिर मैं बाहर हो जाऊं। तो मैं कर कुछ नहीं रहा हूं, मैं केवल रिएक्शनरी प्लेयर हूं कि ऐसा हुआ तो ये करूंगा, वैसा हुआ तो वो करूंगा। क्योंकि आई कैनॉट बी द इनिशिएटर, आई कैनॉट बी द टॉप मेकर, आई कैनॉट बी द बाइंग क्लाइमेक्स मेकर। मैं सिर्फ देख के रिएक्ट कर सकता हूं कि ये हो रहा है तो ये हो रहा है, ये हो सकता है। तो बेल राइस में सिंपल प्लान है, 172 टूटा, प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट होगी, मैं बाहर हो जाऊंगा। नहीं हुआ, 172 नहीं टूटा तो धीरे धीरे 199 चला जाएगा, जहां मेजर रेजिस्टेंस राउंड फिगर का भी है, एक्सटेंशन भी थोड़ा सा हो जाएगा। अगर तेजी से चला गया, स्लो स्लो गया तो एक्सटेंशन भी नहीं होगा। तो जो 10 मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड लिख रही है, एक्सटेंडेड नहीं है, एक्सटेंडेड तब होता है जब 20% 18-20% 10 मूविंग एवरेज से दूर हो जाए, या 50 मूविंग एवरेज से 30 से 40% दूर हो जाए, तब हम एक्सटेंडेड मानते हैं। ये तो जस्ट एक रिएक्शन है कि ब्रेकआउट के बाद 4 कैंडल चला है, 3-4 कैंडल साइडवेज रहेगा या हल्का पुल बैक देगा, फिर नया हाई बना देगा। चलो, सवाल जेएसएल, सवाल शंकर सवाल सिंह जी ईटीएफ हैं? पे था सर। सवाल सवाल ईटीएफ पे था। शॉर्ट टर्म में हाँ कौन सा हाँ, ईटीएफ ETF वाला खरीदना है? तो वही है। तो शॉर्ट टर्म में मैं कोई भी ईटीएफ नहीं खरीदूंगा। अगर यहाँ से 6 महीना 1 साल का समय है, आईटी 20 पे फोकस कीजिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करनी है तो फिर अपनी कैपिटल को 5-6 पार्ट में डिवाइड कीजिए। बैंक 20 जहां भी मिल जाए एक स्टार्टिंग पॉइंट बना लीजिए, बैंक 20 ले लीजिए, हर 3 रुपए नीचे ऐड करते जाइए, हर 4-4.5 रुपए, 1:1.5। अगर 3 रुपए नीचे ऐड कर रहे हैं तो 1.5 टाइम्स हुआ 4.5 रुपए, 3 रुपए नीचे ऐड कर रहे हैं तो 4.5 रुपए ऊपर बेचते जाइए। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग केवल और केवल बैंक 20 में कीजिए। हर 3-4 कहीं भी जहां आपको पसंद पड़े वहीं स्टार्ट कर लीजिए, वहां से 3-3 रुपए नीचे लेते जाइए, 4.5 रुपए ऊपर बेचते जाइए। एक समय जब मार्केट में वन साइडेड गिरावट आएगी, आपके पास 7-8 पोजीशन भर जाएगी। जब वन साइडेड तेजी आएगी, आपकी 7-8 पोजीशन पूरी एक साथ खाली होकर आप कैश पे आ जाएंगे। तो ये एक नेचर है बैंक 20 का कि अगर आप 7-8 बार डिवाइड कर रहे हैं अपनी कैपिटल को, एक तरफा जब गिरावट आती है तो माल भर जाता है, एक तरफा जब तेजी आती है तो पूरा माल छूट जाता है। तो भरने में घबराना नहीं है, छूट रहा है तो भी घबराना नहीं है, वो साइकिल वैसे के वैसे चलता रहेगा। हम्म। एक सवाल हमें मिला है महेंद्र जीत जी का, एशियन टाइल्स 84 के लिए 4200 शेयर, सर क्या करें? एशियन ग्रेनिटो होगा ये? एशियन एशियन टाइल्स, एशियन ग्रेनिटो टाइल्स होल्ड करना चाहिए। अभी ब्रेकआउट कायदे से ये होल्ड कर रहा है, 2 हफ्ते ब्रेकआउट में अच्छा मूव दिया है। ब्रेकआउट था 70 रुपए का, पुल बैक में अगर 70 मिले तो ऐड कर सकते हैं 65 के स्टॉप लॉस से। पहला रिएक्शनरी जोन 77.38 था जहां पे अटका है। नेक्स्ट लेग में जब भी 78 क्रॉस करेगा, 90.88 का टारगेट खुला हुआ है। तो स्टॉप लॉस अगर ले चुके हैं 68 का लगा लीजिए, अगर 70 के पास फ्रेश ले रहे हैं तो 68 या 65 का लगा लीजिए। आइडियली 68 ही आता है क्योंकि 10 वीक मूविंग एवरेज है, और जिस भी दिन 78 के ऊपर टिका 90.88 का टारगेट खुलेगा। ठीक है। शंकर जी का सवाल है, जेएसएल 750 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 130 शेयर हैं, प्रॉफिट बुक कर लें क्या? 8% गेन आ रहा है। बिल्कुल नहीं, 801 का ब्रेकआउट हमने एक्सपेक्ट किया था, 801 का ब्रेकआउट आया है, 844 तक जा सकता है। 844 पे एक बार सवाल पूछिएगा, अगर वहां पे कोई भी सेलिंग प्रेशर या रिएक्शन दिखा तो एक बार बुक करेंगे। नहीं दिखा और वहां पे टाइट रेंज बनना चालू हुई अंडर 8%, अगर 4 से 5 वीकली बार बनती हैं, तो फिर ये स्टॉक लगभग 1100 से 1200 के लिए तैयार हो रहा है। राणा जी पूछ रहे हैं, वेदांता 1320 रुपए का लिया हुआ है, बाउंस बैक कहाँ तक आ सकता है?
मेदांता 1140 के नीचे जिस दिन क्लोज करेगा, 1090, 1009, 935 तीन एक टारगेट खुलेंगे। बहुत खींच के अगर बाउंस बैक किया तो 1215। अच्छा, वेदांता है, नहीं 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 वेदांता। नहीं 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 अंशुल जी, वेदांता नहीं है, मेदांता ही है। राणा जी जरा माफ कर दीजिएगा, ये पीसीआर टीम से गलती हुई है। तो जरा पीसीआर टीम मेदांता ग्लोबल हेल्थ वाला शेयर लगा दीजिए। इस पर बताइए, 1320 का लिया हुआ है इन्होंने। बहुत खींचा तो 1220, 1250 तक बाउंस बैक कर सकता है, वहां पे एक बार सवाल पूछ लीजिए, या फिर 1140 के नीचे क्लोज करने पे एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि 1093, 1009, 935 के टारगेट खुले हुए हैं। अब आएगा कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि हॉस्पिटल स्टॉक बाकी ठीक ठाक कंसोलिडेशन में है और अप ट्रेंडिंग मूव के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसमें कितना आएगा टारगेट तीनों में, 1009 तो आने की प्रोबेबिलिटी 80% है, बट 935 की कम है, तो 1009 के आसपास यहाँ पे एग्जिट, 1040 के नीचे एग्जिट करके 1009 पे री एंटर कर सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं लर्नर के नाम से, उनकी आईडी बनी हुई है, उन्होंने सुपर चैट भेजी हुई है। लर्नर जो भी आप हैं, आप काफी सुपर चैट भेजते हैं, लेकिन आज मुझे पता नहीं मिली नहीं है। आप प्लीज अपना क्वेश्चन भेज दीजिए, या अगर पीसीआर टीम आपको अगर लर्नर के नाम से कोई इनकी सुपर चैट मिली हो तो आप प्लीज मुझे भेज दीजिए, सो दैट कि मैं इनकी फटाफट से सुपर चैट ले लूं। एक सवाल हमें मिला है मिंडा कॉर्पोरेशन, अतुल सोम जी का सवाल है, 598 पे लिया हुआ है सर, इसमें क्या करें? इंडिया कॉर्पोरेशन में नहीं आया 622 का ब्रेकआउट, और आप फाइनली ब्रेकडाउन दे रहा है, जो कंफर्म हो जाएगा 557 के नीचे, और टारगेट खुल जाएगा 518 से लेके 454 का। स्टॉक एक्सट्रीमली खराब हो रहा है, ऊपर बहुत वीकिंग कैंडल है, निकल जाना चाहिए। 630 के ऊपर क्लोजिंग करे तो री एंटर कर लीजिएगा, 630 निकला तो फिर 900 रुपए भी मिलेगा, और अगर यहाँ से नहीं निकला, जिसकी उम्मीद फिलहाल कम होती जा रही है, तो फ्लश में जो स्विंग लो है मंथली पे, एग्जैक्ट लेवल है 444.25, इसका टारगेट खुल जाएगा। हम्म एक हमारे दर्शक हैं हरीश अडवाणी जी, इन्होंने सुपर चैट भेजी है। इन्होंने पूछा है इनरिन, ENRIN, इन्होंने 3000 पर लिए लिए हैं, और अब ये शेयर चल रहा है 2500 की रेंज में, आई थिंक 2554। इसमें पूछ रहे हैं कि और ले लूं क्या? सर स्टॉक का नाम बताइए। ENRIN, ये सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड है क्या? सीमेंस, ENRIN। हाँ। इसका तुमने डिस्कस किया था सर, 3335 पे जब ब्रेकडाउन आया था कि आईपीओ मतलब लिस्टिंग लो जो 2508 है वो टेस्ट हो सकता है, तो 2508 ऑलमोस्ट टेस्ट होने आ रहा है, और जिस रफ्तार से आया है प्रोबेबली एक बाउंस बैक कर सकता है, बट बाउंस बैक के बाद तोड़ेगा ये 2508। ठीक है। एक सवाल मिला है अरविंदो फार्मा पर, इसमें क्या करें सर? 1171 के लिए है, शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म। अगर आयुष आपके पास जी का सवाल दो तीन साल का समय है तब तो बहुत सही काउंटर है, 2000 प्लस का टारगेट मिलेगा। अगर एक आध साल का समय है तो शायद आपको इसी जोन में कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा, 1250 टूटने के बाद ही तेजी आएगी शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म आई एम वेरी बुलिश ऑन औरो फार्मा, ग्लेनमार्क, डॉक्टर रेड्डी, और आपका मैनकाइंड और नेटको फार्मा।